हाय फेफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और जो रिवेंजफुल लव का वेट कर रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूँ कि अब इसके कुछ ज़्यादा एपिसोड नहीं रह चुके हैं, कुछ ही रह चुके हैं। तो प्लीज़ तब तक का पेशेंस रखिए। मैं इतना लोड नहीं ले पा रही हूँ कि मैं 3-3 4-4 FF एक साथ चला सकूं, इसलिए मैं 2 ही FF चलाऊंगी, जो कि एक इस चैनल पर और एक दूसरे चैनल पर चलाऊंगी। या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं अल्टरनेटिव सिस्टम के चलते इसको चलाऊं, जैसे कि एक दिन इसे और एक दिन रिवेंजफुल लव को, तो आप लोग कमेंट में मुझे वो भी बता सकते हैं। तो चलिए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांग जी युवान को लैंड सेक्ट लेके जाने वाला था और विंग अच्छे से जानता था कि युवान कैसा है, तो वो उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज़ वहाँ पे जाके अननेसेसरी चीज़ें मत करना। वैसे तो उसे पता था कि युवान कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जिससे कि किसी को तकलीफ़ हो, बट हाँ, वो गलत होते हुए भी नहीं देखता। वो अपने युवान पे कंट्रोल नहीं करता तब जब बात आ जाती है उसके मान सम्मान पे या फिर किसी और पे होते हुए जुल्म को। ऑफ कोर्स सी बात है, अब लैंड एक्ट एक ऐसा सेक्ट है जहाँ पर ऑलमोस्ट 3000 रूल्स हैं, और युवान क्या उनमें एडजस्ट कर पाएगा, ये सोच के ही बीइंग को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। और वो समझा रहा था कि क्या वो उसके लिए यानी कि विंग के लिए थोड़ा सा सहन करने की कोशिश कर सकता है, एटलीस्ट तब तक जब तक विंग वापस नहीं आता। तो यहाँ पे लैन वांग जी युआन को बोलता है कि उससे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको पूरी परमिशन दे रहा है, वो जैसे रहना चाहे वैसे रह सकता है और जिसे जैसे जवाब देना चाहे वो उसको वैसे दे सकता है। अगर सामने वाला गलत है तो उसे गलत है कहने में उसे किसी भी बात की डर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फाइनली अब टाइम आ चुका था जहाँ पे विंग अपने बेटे से यानी कि युवान से विदा लेता है कि ठीक है, अब वो उसे भेज रहा था लैंड सेक्ट, क्योंकि इस वक्त लैंड सेक्ट ही उसके बेटे के लिए सबसे सिक्योर जगह थी जहाँ पे उसे सिक्योर रखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे महागुरु लैंड है। और ऑफ कोर्स सी बात है, महागुरु लैंड के चलते कोई भी ये युवान के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जब ग्रैंड मास्टर लैन को ये पता चलेगा कि वो युवान उसी के लैनवांग जी का बेटा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, सबसे पहले जो सराखों पे उसे बैठाएगा वो मागरू लैन ही होगा, यानी कि लैन चिरैन ही होगा। इसलिए इस वक्त सबसे सेफ प्लेस उसके लिए वही थी और लैन वांगजी उसको वहाँ पे लेके भी जा रहा था। लगभग 2 घंटे की यात्रा कंप्लीट करने के बाद फाइनली लैन वांगजी युवान को लेके वहाँ पे पहुँच चुका था। सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे ये जान के कि लैन वांग जी यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि लैन वांग जी ने तो बोला था कि वो यहाँ पे नहीं आएगा, और आया तो विंग के साथ आएगा, और वो भी तब आएगा जब इस सेक्ट के लोग खुद उसे बुलाएंगे। यहाँ पे सभी लोग आपस में बातें करने लगे थे, कोई इधर देख रहा था कोई उधर देख रहा था, आपस में बातें कर रहे थे। और कुछ छात्र स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो कि महागुरु लैन को बताने के लिए जा चुके थे कि यहाँ पे लैन वांग जी आया है, और वो अपने साथ एक बच्चे को भी लाया है जो कि 15-16 साल का होगा। तब तक लैन जिंगे भी वहाँ पे आ चुका था। लैन जिंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कुल प्रमुख की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको धीरे धीरे निभा रहा था, लेकिन अभी पूरी तरीके से उसको वो जिम्मेदारियाँ नहीं दी गई थी, और ना ही उसका अभी तक कुल प्रमुख उसको वहाँ पर अनाउंस भी नहीं किया गया था। तो ऑफकोर्स सी बात है, फिलहाल के लिए उसकी कुछ ट्रेनिंग्स चल रही थी जो कि उसके एल्डर्स उसको दे रहे थे। लैन जिंगी जब वहाँ पे आता है तो वो युवान को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। वो दौड़ के आता है और युवान के पास जाके बोलता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। युवान को देखने के बाद फाइनली वो लैन वांग जी को भी देखता है, और भी ज़्यादा खुश होते हुए लैन वांग जी के गले से लगते हुए बोलता है, हंग वनशुन आप फाइनली वापस आ गए। चलो अच्छा है, एटलीस्ट अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि आप अपने इस औहदे को आप वापस ले लेंगे, मुझे सच में ये सब कुछ नहीं संभाला जाता। तो यहाँ पे लैन वांग जी युवान की तरफ देखता है, उसके बाद लैन जिंगे की तरफ देखता है, और उसके बाद लैन जिंगे से बोलता है कि क्या वो कुछ टाइम के लिए युवान को अपने साथ लेके जा सकता है, मुझे मास्टर लैन से कुछ बात करनी है। तो यहाँ पे लैन जिंगे जो कि ऑलरेडी एक्साइटेड था युवान को देख के, वो हांगवन जुन से बोलता है कि ठीक है, वो उसको उसके साथ लेके जा रहा है। लैन जिंगे ने युवान का हाथ पकड़ लिया था उसे अपने साथ लेके जाने के लिए। जैसे ही लैन जिंगे ने युवान का हाथ पकड़ा, वैसे ही युवान ने लैन वांग जी की तरफ देखा, और लैन वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए बोला,
पहले तो आंख से इशारा किया कि हाँ वो उसके साथ चले जाए। उसके बाद उसको हल्के से बोला कि जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में होगी वो उसके लिए संदेश भिजवाएगा, वो उसको उसके साथ बुला लेगा। तो इसलिए लैन वांगजी को अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ से जाने के लिए, और लैन जिंगे और युआन भी लैन जिंगे के कमरे में जा चुके थे। लैन वांगजी फाइनली पहुँच चुका था अपने अंकल के कमरे के बाहर, और अंदर कुछ स्टूडेंट का गुनगुनाहट सुन के उससे ये तो पता चल चुका था कि लैन चिरेन के पास उसके वहाँ पे पहुँचने की ऑलरेडी खबर मिल चुकी है। तो ऑफकोर्स सी बात है, उसको ये तो नहीं बताना होगा कि वो यहाँ पे आ गया है, अब सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे क्यों आया है। लैन वांगजी ने दरवाजे को खटखटाते हुए लैन चिरेन से आज्ञा मांगी कि क्या वो अंदर आ सकता है। और लैन चिरेन, जो कि अभी भी गुस्से में था इस बात से कि लैन वांगजी इधर से गया कैसे, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो यहाँ पे लैन वांगजी कमरे के बाहर से ही, यानी कि दहलीज अभी तक उसने नहीं लांगी थी, अभी भी वो दहलीज के बाहर ही था और अपने घुटनों पे आके बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं बस आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि उसके बावजूद भी आप मुझे यहाँ पे नहीं देखना चाहते तो मैं चले जाऊँगा। लैन चिरेन अभी भी उन स्टूडेंट्स के पास ही था, और लैन वांगजी का उन स्टूडेंट्स के सामने ऐसे नीज पे आ जाना ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इसलिए लैन चिरेन ने उन स्टूडेंट्स को वहाँ पे जाने के लिए बोल दिया था। और यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है कि अगर तुम्हें बात करनी है, लैन चिरेन बोलता है लैन वांगजी से कि अगर उसे कुछ बात करनी ही है तो वो उस कमरे से बाहर रह के ही बात करे, क्योंकि यहाँ पे अब उसे वो आने की अनुमति नहीं देता। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने अंकल से बोलता है कि वो उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि वो गुप्त तरीके से उससे बात करे, बहुत सीक्रेटली। तो यहाँ पे लैन चिरेन अपने नेफ्यू को अच्छे से जानता था, वो इतने अच्छे तरीके से उसको जानता था कि उसका नेफ्यू कभी मजाक तो करेगा नहीं, कोई अननेसेसरी बात भी करेगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगी उसी के लिए वो इतनी जिद करेगा। तो फाइनली लैन चिरेन ने अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए अलग तो रख दिया था, लेकिन अभी भी नाराजगी बरकरार थी। उसने लैन वांगजी को अंदर आने का इशारा किया। लैन वांगजी जैसे ही अंदर किया उसने दरवाजे बंद कर लिए। स्पेल पढ़ के उसने पूरे रूम में साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ कर लिया था। यहाँ पे वो अपने अंकल के सामने फिर से नीज पे आते हुए सबसे पहले उन्हें बो डाउन करता है, प्रणाम करता है, उसके बाद उनसे माफ़ी मांगता है जिस तरीके से वो पिछली बार यहाँ से गया था, और यहाँ पे अब बिना उनकी अनुमति के ही वो वापस आया है। तो यहाँ पे लैन चिरेन लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि इस तरीके से माफ़ी मांग लेने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब बिना वक्त को गवाए तुम अपनी बात को शुरू कर सकते हो। मैं सुनने के लिए इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, और अगर ज़्यादा देर लगी तो शायद मैं अगले पल यहाँ पे ना रहूँ। लैन चिरेन अभी भी अपनी वियर्ड को सहला रहा था, जो कि वो अभी भी दर्शा रहा था कि वो लैन वांगजी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही उससे बात करने में इंटरेस्टेड है। मतलब वो अभी भी उससे नाराज़ है, गुस्सा है, और उसकी बात नहीं सुनेगा, उसकी बात नहीं मानेगा। लैन वांगजी अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या आप बस थोड़ी देर के लिए मेरे सामने बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे लैन चिरेन लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों, अगर मैं खड़ा हूँ तो क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने अंकल को रिप्लाई करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस जो बात है मैं चाहता हूँ कि आप वो आराम से शांति से ठंडे दिमाग के साथ सुने, क्योंकि जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। लैन चिरेन अपने नेफ्यू की बात मान के फाइनली बैठ चुका था। जो लैन वांगजी के सामने क्वेश्चन था उसी में बैठ चुका था, और लैन वांगजी ने भी अपनी सीट ले ली थी। फाइनली लैन वांगजी उसको बताना शुरू करता है कि वो यहाँ से जाने के बाद किस तरीके से ब्यूरल माउंट पे रहा था। इस बात में लैन चिरेन को कुछ ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, ये सारी चीज़ें तो उसने पहले ही ऑब्जर्व की थी, पहले ही गैस कर ली थी कि ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ऑफकोर्स सी बात है, विंग ने लैन वांगजी को इतने सालों के बाद देखा है तो माफ़ करना इतना इजी तो नहीं होगा। लेकिन अब जब उसने उससे बताया कि वो यहाँ पे अकेले नहीं आया है बल्कि ब्यूरल माउंट के एक इम्पॉर्टेंट हिस्से को यहाँ पे लेके आया है, तो लैन चिरेन को लगा कि शायद वो विंग को यहाँ पे लेके आया है। एक पल के लिए वो खुश भी था, चलो विंग वापस आया, लेकिन वो ये सोच के और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि विंग अपने उस फ्लूट के साथ आया होगा, डिमोनिक कल्टिवेशन के साथ आया होगा, डिमॉन्स बन के आया होगा, वो अपने ही उसी अकड़ में आया होगा, जैसे वो यहाँ से गया था वो बिल्कुल वैसे ही आया होगा। लैन चिरेन उठता उससे पहले ही लैन वांगजी उसको आंसर करता है कि वो विंग नहीं है। तो यहाँ पे लैन चिरेन विंग की तरफ देखते हुए बहुत
ऐसी निगाहों से कि डायरेक्ट उसने अपनी निगाहों से ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि वो कौन है। तो यहाँ पे लैन वांगजी उसका आंसर करता है कि वो 15 साल का एक बच्चा है। तो यहाँ पे लैन चिरेन थोड़ा सा कंफ्यूज था कि सब लोगों को छोड़ के वो एक 15 साल के बच्चे को यहाँ पे लेके क्यों आया है। तो यहाँ पे लैन चिरेन उसको पूछता है, विंग को साथ न ला के वो एक छोटे से बच्चे को अपने साथ लेके आया है, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ। इसके बाद लैन वांगजी धीरे धीरे उसको कुछ बताना स्टार्ट करता है। वो वही बातें थी जो कि उसकी जैन यांगली और विंग के बीच में हुई थी। और यहाँ पे वो ये भी बताता है कि 16 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें विंग की कोई गलती नहीं थी, उसे बस फंसाने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ जो अब बड़ा सीक्रेट था वो लैन वांगजी लैन चिरेन के सामने खोलता है कि वो जिस बच्चे को अपने साथ यहाँ लेके आया है वो कोई और नहीं, खुद उसका बेटा है। ये सुन के लैन चिरेन की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लैन वांगजी का बेटा 15 साल का हो चुका है और उसे पता ही नहीं है। एक पल के लिए वो विंग पे बहुत ज़्यादा भड़कने वाला था कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। लैन सेक्टकार 15 साल से उसके पास है, उसने ना जाने उसको कैसे शिक्षा दी होगी, किस तरीके से परवरिश की होगी, कितनी कमियां रखी होंगी उसके लालन पालन में। लेकिन यहाँ पे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि विंग कहाँ है। तो यहाँ पे लैन वांगजी उसको बोलता है, विंग को मैं यहाँ नहीं लेके आया क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं विंग यहाँ पे कभी भी नहीं आना चाहता था। और अगर वो यहाँ पे आया भी तो वो बस एक कंडीशन में आएगा, जब आप इस सेक्ट के लीडर्स, इस सेक्ट के एल्डर्स उसे बुलाएंगे, वरना वो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वो इस वक्त कल्टिवेशन वार्ड में ज़रूर है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम महारानी यांग से मिले थे, महारानी जिन से मिले थे और उन्होंने हमें एक काम सौंपा है। उस काम के चलते मुझे और विंग, हम दोनों को ही एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए निकलना होगा, जिसके चलते मैं लैन सेक्ट में और ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप युवान की पूरी तरीके से सुरक्षा करें। वो मेरा बेटा है और इस सेक्ट का हायर भी है। आप भी नहीं चाहेंगे कि उसके ऊपर कोई भी आफत आए, कोई भी मुसीबत उसके ऊपर आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसकी रक्षा करें। तो यहाँ पे लैन चिरेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था कि आखिरकार ये क्या बोले जा रहा है। कौन ऐसा होगा जो युवान को मुसीबत में डालेगा, विंग को मुसीबत में डालेगा। विंग खुद एक मुसीबत है। ये सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में सोच रहा था। तो फाइनली लैन वांगजी लैन चिरेन को यही समझाता है कि महारानी जिन ने उन्हें ये बताया था कि विंग के खिलाफ 16 साल पहले साजिश रची गई थी। किसने की ये अभी तक उन्होंने हमें नहीं बताया है, लेकिन हाँ, उनका कहना ये है कि जैसे ही हम पूर्व कुल प्रमुख नी की डेड बॉडी को ढूंढ लेंगे, ये सारी गुत्थी खुद ब खुद सुलझ जाएगी। इसलिए हमें उन्हें ढूंढना होगा। इस वक्त हम उसे ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सभी लोगों को ये पता चला कि युवान मेरा बेटा है या फिर विंग ने उसको जन्म दिया है, तो ऑफकोर्स सी बात है युवान के लिए यह सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बात सिर्फ आप तक रहे और यहाँ पे आप उसे बस ये कह के रखें कि लैन वांगजी उसको यहाँ पे छोड़ के गया है और लैन वांगजी की ही जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं। क्या आप मेरे लिए इतना कर पाएंगे। वो अपने अंकल की तरफ देखता है। उसके अंकल की नज़रों में इस वक्त बहुत सारी क्वेश्चंस थे। वो बहुत कुछ जानना चाहता था कि आखिरकार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, विंग ने हमें क्यों नहीं बताया, क्या रीजंस थे, और विंग आज यहाँ पे क्यों नहीं आया। क्या उसने अपने बेटे को भेजना यहाँ पे सही समझा, लेकिन वो खुद नहीं आया। ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस थे जो इस वक्त लैन चिरेन पूछना चाहता था। लैन वांगजी ने अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है आप बहुत सारे क्वेश्चंस जानना चाहते होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलना भी चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मैं और विंग वहाँ पे यहाँ पे वापस आएंगे तो हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। लेकिन प्लीज़ तब तक युवान का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, उसे अकेले कहीं भी नहीं जाने दीजिएगा और किसी को ये मत पता लगने दीजिएगा कि वो मेरा बेटा है या फिर विंग ने उसे जन्म दिया है। उसे बस ये कहकर सभी को इंट्रोड्यूस करवाइएगा कि जब लैन वांगजी वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में ये बच्चा मिला था और वो उसे अपने साथ लेके आए हैं। यहाँ पे लैन चिरेन भी इस बात के लिए राजी था। वैसे तो लैन सेक्ट में झूठ बोलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। लैन वांगजी भी आज पहली बार ही झूठ बोल रहा था, लेकिन फिर भी अपने हार को बचाने के लिए शायद कुछ रूल्स का बदल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ऑफकोर्स सी बात है, हर एक चीज़ परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही बदलती है। इसलिए लैन चिरेन ने भी यहाँ पे इस बात में हामी भर दी कि ठीक है,
वो ये ज़रूर करेगा, लेकिन उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो जल्दी से जल्द वापस आएगा और उसके अंदर चल रहे जो ये सैलाब है ना क्वेश्चंस का, उसको उसी को शांत करना होगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है कि बिल्कुल वो जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको युआन का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे फाइनली लैन चिरेन लैन वांगजी को प्रॉमिस करता है कि उसके आने तक वो उसका ध्यान रखेगा, लेकिन इस वक्त उसके मन में सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि वो अपने नेफ्यू को देखना चाहता था, सॉरी नेफ्यू के बेटे को देखना चाहता था, या फिर ये कहो कि ग्रैंडसन को देखना चाहता था। इसलिए उसने लैन वांगजी से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी और थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला कि क्या वो उससे मिलवाएगा नहीं। तो यहाँ पे लैन वांगजी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, बिल्कुल मैं आपको उससे ज़रूर मिलवाऊंगा और मुझे यकीन है कि उसे देखते ही आपको विंग की ज़रूर याद आएगी। लैन चिरेन थोड़ी सी गहरी सांस लेते हुए लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ, मुझे यकीन है कि विंग ने उसे जम के बिगाड़ा होगा। खैर कोई बात नहीं, अब वो लैन सेक्ट में आ चुका है तो धीरे धीरे हर एक चीज़ समझ जाएगा। एनीवेज मुझे अब इससे मिलना है। लैन वांगजी उस साइलेंसिंग स्पेल को रिमूव करता है। उसके बाद वो एक स्टूडेंट के पास जाता है, जो बाहर ही खड़े थे उनके पास जाके वो बोलता है कि लैन जिंगे को बोलो कि वो अपने साथ अपने दोस्त को भी यहाँ ले आए। ऐसा कहते ही वो स्टूडेंट लैन जिंगे के रूम की तरफ जा चुके थे और लैन वांगजी फिर से वहाँ पे आ चुका था। लगभग 5 मिनट के अंदर ही लैन जिंगे और युआन दोनों ही दौड़ते हुए वहाँ पहुँच चुके थे, क्योंकि अभी तक लैन जिंगे और युआन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी और वो दोनों आपस में काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके थे। लैन वांगजी जैसे ही युआन और जिंगे को आते हुए देखता है तो वो लैन चिरेन को इशारा करके बताता है कि वो दोनों आ चुके हैं। वो दोनों ही बिना अनुमति के ही अंदर आ चुके थे और यहाँ पे लैन जिंगे आज पहली बार बिना परमिशन के लैन चिरेन के कमरे के अंदर आया था और ये देख के उसे सच में रियलाइज हो रहा था कि युआन सच में विंग का ही बेटा है। बट फाइनली जब उसने उसके फेशियल स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया ना, उसका राइट चीक्स पे हल्का सा छोटा सा मोल, उसकी स्वीट सी स्माइल, आंखों में से आती हुई साइन, मतलब सच में वो कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहा था कि सच में ये विंग का ही बेटा है। इसे विंग ने ही जन्म दिया है और विंग ने ही इसे अपने रंग रूप में ढाला है। लेकिन वो एक ही बार में अपने मन में ये भी सोच रहा था कि विंग ने शायद इसको सच से ज़्यादा रूल ब्रेकर भी बनाया है। तभी तो देखो ना, आज तक हर एक रूल का पालन करने वाला लैन जिंगे भले ही मरे मन से ही सही, लेकिन उसने रूल्स का पालन किया था। आज पहली बार बिना अनुमति के अंदर घुसाया, और वो भी युआन की वजह से। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे लैन युआन सबको यहाँ पे ये सिखा रहा हो कि अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पे कैसे जिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू so much for watching my video and bye bye.